ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, लेकिन इसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि स्टोरी थोड़ी घूमी हुई है, मगर इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे। साथ ही हमने इसे बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो कहानी को हल्का सा समझाने के लिए। तो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। असल में एक आइलैंड क्रिएट किया गया है क्योंकि इस वर्ल्ड में कई लोगों के पास बहुत पावरफुल पावर्स है और ये मैजिक पावर्स वो कंट्रोल करे और इसके बारे में अच्छी तरह से सीखे। इसके लिए एक स्कूल बनाया है और उस स्कूल को एक दूसरे आइलैंड पर क्रिएट किया गया है। अभी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसे इस आइलैंड पर मतलब कि इस स्कूल में भेज दिया जाता है। तो ऐसा ही आज पहले एपिसोड में पहले दिन हम एक ननाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक दूसरा लड़का आता है जो कि उसका क्लासमेट है। उसके पास फायरवर्क्स है। वो यहाँ पर ननाओ का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उनके हिसाब से ननाओ थोड़ा कमजोर है। ननाओ ने अभी अपनी पावर दिखाई नहीं है, इसलिए वो सभी उसे कमजोर समझते हैं। अभी एक दूसरा लड़का आता है जिसके पास आइस पावर है, उसका नाम सिया है। वो यहाँ पर कहता है कि भले ही ननाओ ने अपनी पावर अभी दिखाई नहीं है, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग है। उसके पास भी कई स्पेशल एबिलिटी है क्योंकि गॉड ने सभी को पावर्स दी है। अब इसके बाद वहाँ पर टीचर आ गए थे, इसलिए अब सब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। टीचर सभी स्टूडेंट को समझाते हैं कि उन्हें यहाँ पर थोड़ा सीरियस होना होगा क्योंकि उनका यहाँ पर आने का मकसद बहुत बड़ा है। वो किसी मॉन्स्टर की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है इस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर को हमारी दुनिया में आए हुए, और ये खत्म नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम लोगों को इस स्कूल में लाया गया है जिससे कि तुम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाओ। और आज क्लास में 2 नए स्टूडेंट भी जुड़ने वाले हैं। इसके बाद वो वहाँ पर सबसे पहले कोयुया नाम के लड़के को बुलाते हैं। कोयुया थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, लेकिन ये यहाँ पर आते ही अपनी पावर बताने से मना कर देता है, जो कि बेसिक चीज है। इंट्रोडक्शन में पावर बतानी पड़ती है, पर उसने मना कर दिया था। सर उसे जबरदस्ती नहीं कराते, मगर आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि उसके पास बहुत ही ज्यादा हाई लेवल्स की पावर है, इसी वजह से उसने अपनी पावर छुपाई। अब जो दूसरा स्टूडेंट था वो असल में एक लड़की थी, उसका नाम नाना है। वो यहाँ पर आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मगर आप बस कुछ देर और देखो, आपका पक्का इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। ये लड़की अपनी जो पावर्स है वो माइंड रीडिंग की बताती है। ये बात सुनकर भी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इसके बाद नाना सीधा ही ननाओ के पास आ जाती है और उससे कहती है कि क्या लोग तुम्हें बुली करते हैं। ये देखकर ननाओ हैरान था, पर नाना बताती है कि वो दिमाग पढ़ सकती है, इसी वजह से उसे ये चीज पता चली। यहाँ पर ननाओ के पास ही बैठी हुई थी और उससे सारी बात कर रही थी। तभी वो फायरवर्क्स वाला लड़का वहाँ पर आकर ननाओ को परेशान करने लगा, जिस वजह से ननाओ उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज से इम्प्रेस नहीं होने वाली। उसने पहले ही समझ लिया था कि वो फायरवर्क वाला लड़का मगुआ उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है। अब जब मगुआ वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद ननाओ से पूछती है कि उसके नेम के नीचे लीडर वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लेकिन इस पर ननाओ कुछ नहीं बताता। अब तभी टीचर उन्हें बात करने से मना करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर एक लोकेशन इलेक्शन करने वाले थे कि स्कूल का जो मॉनिटर है स्कूल का, क्योंकि क्लास वहाँ पर ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो मेन मॉनिटर होगा यानी कि लीडर रहेगा वो किसी बनना चाहिए। सभी अपना हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ पर ननाओ ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया था, लेकिन तभी नाना खड़ी होकर उसे सिलेक्ट करने के लिए कहती है। ये सुनकर ननाओ बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसका नाम लिख गया है। वैसे तभी मगाओ कहने लगता है कि हमें किसी पावरफुल कोई मॉनिटर बनाना चाहिए क्योंकि वो हमें लीड करेगा। तो इस पर कोई कहता है कि इससे अच्छा हम एक कंपटीशन रखते हैं, जो जीतेगा वो लीडर बनेगा। अब कंपटीशन अगले दिन होना था। यहाँ पर ननाओ पहले गुस्सा था कि उसका नाम आखिर नना ने क्यों लिख दिया, पर नना उससे समझाती है कि वो अगर कोशिश करे तो उस मैच को जीत सकता है। अब इसके बाद नना ननाओ के पीछे पीछे जाने लगी थी। वो बाद में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं जहाँ उनके बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। ननाओ अपनी पावर्स के बारे में नना को थोड़ा बताता है और कहता है कि मुझे अपनी पावर पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वैसे इसके बाद हमें ननाओ का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ बचपन से ही उसके ज्यादा दोस्त नहीं बने हैं और उसके जो पेरेंट्स है मतलब घर वाले वो यही सोचते हैं कि वो सबसे बेस्ट बने। और यहाँ आने से पहले भी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ननाओ को यहाँ पर आकर एक लीडर की तरह सोचना है और सबसे पावरफुल बनना है। इसी वजह से ननाओ के ऊपर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो लोग यहाँ से फिर से पहाड़ी की तरफ भी घूमने के लिए जा रहे थे क्योंकि नना चाहती थी कि ननाओ उसको ये आइलैंड अच्छी तरह से घुमाए। अभी वो एक पहाड़ी की चोटी पर आ चुके थे, मतलब जहाँ से दूसरा समुद्र दिखता है। यहाँ आने के बाद अभी ननाओ को समझा रही थी कि उसकी पावर और ज्यादा बढ़ सकती है अगर वो इस पर काम करे तो। अब तभी थोड़ी सी हवा चलती है और वहाँ समुद्र में गिरने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ननाओ उसे बचा लेता है। ननाओ अभी डर गया था, इसी वजह से नना को गले लगा लेता है, जो देखकर नना शर्मा जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन हम उसी कंपटीशन को देखते हैं जो कि लीडर बनने के लिए होने वाला था। अभी सबसे पहले जो मैच था वो मगुआ और सेया के बीच
बीच में हो रहा था। यहाँ पर मेगुआ अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सेया अपनी आइस पावर का, जिसमें सेया जीत जाता है। अभी मेगुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सेया की तरफ अपनी पूरी पावर लगाकर एक ज्वाइंट फायर बॉल से अटैक करता है। यह अटैक बहुत खतरनाक था और सेया के पास जो स्टूडेंट खड़े हुए थे उन्हें भी ये लगने वाला था और उन्हीं स्टूडेंट के बीच नना भी ये भी देख रही थी। और फिर ननाओ आगे आता है और अपनी शील्ड पावर से एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है, जिसने इतने खतरनाक अटैक को भी रोक दिया था। ये देखकर सभी हैरान थे। ननाओ को जानने को मिलता है कि ननाओ के पास दूसरे लोगों की मैजिक पावर को न्यूट्रलाइज करने की पावर है। ये बहुत ही ज्यादा काम की पावर हो सकती है। इसी वजह से क्लास उसे ही अपना लीडर बना लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी क्लिफ पर आ जाते हैं। क्लिफ मतलब वही जगह जहाँ पर कल नना गिरने वाली थी। अभी वही ननाओ के साथ फिर से यहाँ पर आई थी। यहाँ पर ननाओ से कहती है कि उसने देखा उसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी पावरफुल। इस तरह से वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है और दूसरों को भी मदद कर सकता है। उनकी पावर को बढ़ाने में उसे इन लोग दोस्ती करनी चाहिए। और अभी ननाओ भी बहुत ज्यादा खुश था। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। ननाओ ने पहली बार एक दोस्त बनाया था, वो भी एक पहली बार एक लड़की। लेकिन अब इतने में ही नना उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वहाँ क्लिफ से धक्का दे देती है। वहीं नीचे गिरने से पहले ही ननाओ ने एक रस्सी को पकड़ ली थी, मगर वो नीचे लटका हुआ था। वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसा क्यों किया। जिस पर नना बताती है कि इस स्कूल को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन मॉन्स्टर्स असली खतरा है नहीं, बल्कि असली खतरा तो ह्यूमंस है जिसके पास पावर है। इसके बाद अब हमें नना के बारे में पूरी डिटेल में बताया जाता है, तो हमें कहानी थोड़ी सी समझनी होगी। आज से 50 साल पहले भी थोड़े से पहले एक मॉन्स्टर यहाँ अपीयर हुआ था। वो मॉन्स्टर अचानक से ह्यूमन में बदल गया और हमें जानने को मिला कि उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये पावर्स धीरे धीरे सर्कुलेट होते हुए बाकी लोगों में भी ट्रांसफर हुई, जिसके बाद वर्ल्ड में बहुत सारे सुपर नेचुरल ह्यूमन हो गए। वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा थे क्योंकि उनके पास ये पावर अभी अभी आई थी, इसलिए उनका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। और आपके पास अगर ये पावर्स आ जाए तो आप उन्हें लिमिट में उसे करना पसंद करोगे। तो इसी तरह से लोगों पर खतरा आ रहा था, इसलिए एक ग्रुप बनाया गया जो कि सुपर नेचुरल ह्यूमंस को खत्म करेगा। लेकिन उसमें भी कुछ लोग के पास सुपर नेचुरल पावर आई, जिससे उन्होंने उस ग्रुप को धोखा दिया। इसे संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब बहुत साल बीत चुके थे, मतलब करीबन 5 साल। तो इसके बाद रियल ह्यूमंस ने सुपर नेचुरल ह्यूमंस को अपने ही तरह मारना और ट्रीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब सब नेचुरल हो गया और कई सारे स्कूल बन गए जहाँ पर सुपर नेचुरल ह्यूमंस को पढ़ाया जाता है। उन्हें समझाया जाता है कि पावर का जितना हद तक यूज किया जाना चाहिए और किस सिचुएशन में यूज किया जाना चाहिए, इसी के लिए ये स्कूल बनाया है। मगर अभी जो इलाइट ग्रुप था जिसका काम सुपर नेचुरल ह्यूमन को खत्म करने का था, वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ था। वो ग्रुप अभी भी बना हुआ था, बस सीक्रेटली किसी को उसके बारे में पता नहीं है और उसी की एक मेंबर है। नना को यहाँ पर इसलिए भेजा गया जिससे कि वो सुपर नेचुरल ह्यूमंस को खत्म कर सके। पहला टारगेट था ननाओ और उसने ननाओ को लीडर ही इसलिए बनाया जिससे कि वो उसकी पावर समझ सके। और अब जब उसने अपनी पावर समझ नहीं है तो उसने बहुत ही आसानी से ननाओ को यहाँ पर खत्म कर दिया। अब यहाँ से कहानी असलियत में शुरू होती है और कहानी आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। अब बस आप एंड तक देखना। अभी सीन चेंज होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर नना बैठी हुई थी, तभी उसके पास में मगाओ आता है जो कि उससे कहता है कि क्या उसने ननाओ को देखा, क्योंकि ननाओ बहुत ही टाइम से दिख नहीं रहा और आज तो वो स्कूल भी नहीं आया। जिस पर नना कहती है कि नहीं, उसे नहीं पता, शायद ननाओ की तबीयत खराब है। अब यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सामने श्रेया गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ जो लेक है उसके पूरी तरह से फ्रीज कर चुका है। ये देखकर नना हैरान थी। वो समझ गई थी कि श्रेया के पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस वजह से उसने इतनी बड़ी लेक को फ्रीज कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अब वापस से स्कूल आ चुके थे, जहाँ पर नना श्रेया से उसकी पावर्स के बारे में पूछती है। श्रेया बताता है कि उसके पास फ्रीजिंग मैजिक पावर्स है, जिससे कि वो किसी की भी चीज को फ्रीज कर सकता है। नना पूछती है कि क्या वो किसी ह्यूमन को भी फ्रीज कर सकता है, जिस पर श्रेया हाँ करता है। फिर नना कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो फिर श्रेया ने मेगुआ को फ्रीज क्यों नहीं किया। इस पर श्रेया कहता है कि अगर वो ऐसा कर देता तो वो फाइट बोरिंग हो जाती। वैसे यहाँ पर श्रेया झूठ कह रहा था और ये चीज नना ने पहचान ली थी, क्योंकि उसकी पावर्स माइंड रीडिंग करने की है, बल्कि जो झूठ बोलते वक्त और सच बोलते वक्त जो थ्रेड्स की सर्कुलेशन होती है उसे समझ लेती है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी मेगुआ एक लड़के को पीट रहा था, तभी वहाँ पर यूई की एंट्री होती है जो कि पलक झपकाते ही सिचुएशन चेंज कर देता है। ये देखकर नना हैरान थी। जब वो उसकी पावर के बारे में जान
जानकारी लेने की कोशिश करती है तो उसे जानने को मिलता है कि यूई टाइम को रोक सकता है। अब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स थी। उसे जानने को मिलता है कि शायद वो उनकी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो टाइम को रोक सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब उसकी पावर को और अच्छे से समझने के लिए लंच टाइम में नैना यूई को बुलाती है और साथ में उसके साथ लंच करती है। यहाँ पर उसे यूई की पावर्स के बारे में जानता है। यहाँ पर उसे यूई की पावर्स के बारे में जानता था, लेकिन वो यूई से डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी। इसी वजह से वो इंटेंशनली जानबूझकर पानी का गिलास वहाँ यूई के ऊपर गिराने की कोशिश करती है। अब गिलास का पानी गिरने ही वाला था, लेकिन तभी पलक झपकाते ही गिलास बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। इसी वजह से नैना समझ चुकी थी कि यूई के पास टाइम रोकने की पावर्स नहीं है, बल्कि उसके पास टाइम में पीछे जाकर टाइम को चेंज करने की पावर्स है। ये पावर्स भी वैसे देखी जाए तो बहुत ही डेंजरस हो सकती है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी हो सकती है। अब नैना को सोचना था कि वो अपने अगले टारगेट को निशाना कैसे बनाएगी, क्योंकि अगर यूई चाहे तो वो टाइम में पीछे जाकर नैना का भी पता लगा सकता है कि उसे किसने मारा। अब वो इतना सोच ही रही थी कि अभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि यूई से कहता है कि अगर वो टाइम में पीछे जा सकता है तो क्यों ना वो नैना को चेक करे कि आखिर वो कहाँ गया। इस पर नैना कहती है कि वो सिर्फ बीमार है, लेकिन कायो कहने लगता है कि उसने स्कूल में ये चीज इन्फॉर्म नहीं की है और वो उसके पास वाले रूम में ही रहता है और अभी तक वो वापस से अपने रूम में नहीं आया है, और अगर वो वापस अपने घर लौटने वाला होता है तो वो पहले ही हमें बता देता है। ये बात सही थी कि पर इसके बाद अब नैना टॉपिक बदलते हुए कहने लगती है कि मेरे हिसाब से उसे ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने खत्म कर दिया है। ये चीज थोड़ी सी नई थी, मगर वो सभी जानते थे कि लाइट ग्रुप पहले ही बन गया था। यहाँ पर नैना कोई को भी टारगेट करते हुए कह रही थी कि वो अभी नया आया है, फिर भी वो इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही उस ग्रुप से है? जिस पर कोई कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस लोगों के साथ सोशलाइज करने की मतलब की बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अब कोई वहाँ से चला जाता है और नैना यूई से कहता है कि मुझे तो कोई पर ही शक है, अगर तुम फ्री हो तो हमें नैना के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। यूई हाँ कर देता है। अगले सीन में वो लोग वही उसी रूम के बाहर आ गए थे जहाँ पर नैना रहता था। यहाँ पर आने के बाद अभी यूई तुरंत ही अपने टाइम में पीछे जाता है और जब वो वापस लौट कर आता है तो वो थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। वो बताता है कि उसे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मगर वो पूछता है कि क्या नैना क्लिफ की तरफ मतलब माउंटेन की तरफ गए थे, जिस पर नैना हाँ करती है। नैना यहाँ पर उसकी पावर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए उससे पूछते है कि वो टाइम में कितना पीछे जा सकता है, जिस पर ये बताता है कि वो करीब 24 घंटे मतलब कि करीबन एक दिन पीछे जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर वहाँ रुकने से उसकी सांस फूलने लगती है, मतलब वो थकने लगता है। अब ये बात नैना को अच्छे से समझ में आ गई थी कि अभी वो और ज्यादा जानकारी के लिए वो तुरंत ही माउंटेन की तरफ चले गए थे, जहाँ रास्ते में अभी वो टाइम में पीछे जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब वो उस क्लिफ के पास पहुँचते हैं। अभी नैना बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका राज यहाँ पर खुलने वाला है, लेकिन जब यूयू टाइम के पीछे जाता है तब वो देखता है कि अभी नैना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। यही मोमेंट था जब नैना को धक्का देने वाली थी, लेकिन इतने में ही नैना की नजर वहाँ यूयू पर पड़ जाती है जो कि पेड़ के पीछे छुपा उसे देख रहा है, इसलिए नैना कुछ देर के लिए रुक जाती है। अब जब सब नॉर्मल होता है और वापस से यूयू यहाँ रियल टाइम में आता है तो वो बताता है कि तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब यूयू थक चुका था, इसलिए वो फिर से कोशिश नहीं करता और कहता है कि बाकी कोशिश अब हम कल करेंगे। वो वापस से अपने घर लौट आए थे। रात के टाइम हम देखते हैं कि करीबन आधी रात हो चुकी थी। अब नैना यूई के घर पर आती है और एक शॉवल के साथ गेट को लॉक करती है। वो उससे कहती है कि उसने सच नहीं बताया। ये सुनकर यूई हैरान था। वो तुरंत यूई को माउंटेन की तरफ लेकर जाती है और भगाते हुए उसे बताते हैं कि ह्यूमैनिटी के जो दुश्मन थे उन्होंने ही नैना को खत्म कर दिया है। वो ये बात इसलिए नहीं बता रही थी कि क्योंकि उसने यकीन नहीं था कि वो यूई पर भरोसा कर सकती है कि नहीं, लेकिन यूई ने बहुत मेहनत की नैना के बारे में पता लगाने के लिए, इसी वजह से वो उससे सब कुछ बता रही थी। अब जब वो वहाँ से उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर नैना उसे लेकर आ रही थी, तो वहाँ पहुंचकर नैना कहती है कि यही उन लोगों ने नैना के ऊपर हमला किया था। अब यूई तुरंत ही टाइम में पीछे जाता है, लेकिन अब हमें नैना का असली प्लान पता चलता है। अब अभी आपको याद होगा कुछ देर पहले ही मतलब करीबन एक दिन पहले ही यहाँ पर सभी बच्चे आए हुए थे। तभी सिया ने सभी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए ये जगह यहाँ पर लेक थी जो कि फ्रीज किया था। वो तभी से अभी तक फ्रीज है। इस चीज का फायदा उठाते हुए रात भर का टाइम लेकर नैना ने पूरे में मिट्टी बिछा दी थी। अब जैसे ही यहाँ पर टाइम में पीछे जाता है तब वो लेक फ्रीज नहीं हुई थी, इस वजह से वो नीचे गिर गया था और नैना ने पूरी कैलकुलेशन कर ली थी, जिस वजह से जब वो वहाँ पहुंचा उसी के पास 6 सेकंड बाद सिया ने उस जगह को फ्रीज कर दिया। अब जगह फ्रीज हो गई थी, इसी वजह से यूयू वहाँ पानी से बाहर नहीं आ सकता था और अंदर डूबने की वजह से वो मारा जाता है और रियल टाइम में भी लौट कर नहीं आ पाता। मानना पड़ेगा कि नैना बहुत ही ज्यादा समझदार है। इसके बाद अब हम कोयू को देखते हैं जो कि अभी उसी क्लिफ के पास आ
चुका था जहाँ पर नना ने ननाओ को धक्का दिया था, जहाँ पर आकर वो क्लिफ के नीचे जंप करता है नीचे देखने के लिए कि वहाँ पर क्या है। अगले दिन स्कूल में सेया नना को दीवार के पास ढकेलते हुए उसे बड़े हीरो वाले अंदाज में पूछता है कि आखिर की पावर वह किस तरह से करती है। अब यहाँ पर नना कहने लगती है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सेया शॉक, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता वहाँ पर कुछ दूर एक लड़की बैठी हुई थी। अब नना बताते हैं कि वो माइंड रीड कर सकती है। इस बात पर सभी को यकीन हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है कि इसमें माइंड रीडिंग जैसा कुछ नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन का कमाल है। क्योंकि वो लोग देखते हैं कि सेया का एक साइड का कंधा गीला है और उसकी गर्लफ्रेंड का दूसरा साइड का कंधा गीला है। इसका मतलब ये है कि वो एक ही अम्ब्रेला में आए हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। इससे ही सारी बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ये सुनकर नना हैरान थी। वो सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द बाकी मेन लोगों का भी कुछ करना होगा जो कि इतना सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई किलर या असासिन है। अभी उसका अगला टारगेट वो कोया को बनाती है। हम देखते हैं कि अभी उसने कोया को लंच पर इनवाइट किया था, क्योंकि जिसे भी उसे खत्म करना होता है सबसे पहले वो उसे लंच पर बुलाती है, जिससे कि वो उसकी पावर को समझ सके। जबकि कोया ने अपनी पावर अभी तक किसी को बताई ही नहीं है, लेकिन कोया यहाँ पर मना कर देता है। अब वो कोया का पीछा करती है और बाद में उसे जानने को मिलता है कि कोया बिल्कुल नेचुरली अपना दिन बताता है घर में रहकर। वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है। उसके पास एक कैट है जो कि उसे इसी आइलैंड के पास मिली है। वो रोज उसे खाना देता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। वो कैट जहाँ रहती है वो एक अलग स्टोरेज रूम है और कोया का कमरा अलग जगह पर है। अब हम देखते हैं कि नना कोया से कहती है कि उसे उसके साथ दोस्ती करनी है, जिस पर कोया ने थोड़ा सोच समझकर हाँ कर दी थी। अगले सीन में हम कोया नना को लेकर उसी क्लिफ पर आता है जहाँ वो उसे घड़ी दिखाता है और कहता है कि ये वॉच उसे यहीं मिली थी और ये ननाओ की है। ये सुनकर नना हैरान थी। इस पर टाइम जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से नना ने ननाओ को नहीं देखा था, क्योंकि जब नना और कहीं पर थी और असलियत में ये नना और कहीं पर ही थी। लेकिन कोया कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस वॉच का टाइम बदलाव किलर ने ये चीज छुपाने के लिए कि जब ननाओ मारा गया तब का टाइम किया था। ये बात उसकी बिल्कुल सही थी, क्योंकि सच में नना ने ये ऐसा ही किया था। अब वो लोग सीधा टीचर के पास आते हैं जहाँ वो उन्हें घड़ी दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या वो ननाओ के पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, जिस पर टीचर कहते हैं कि नहीं, जब तक उनकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक बाहर किसी को कॉल नहीं किया जा सकता। और ये बात वो बाकी स्टूडेंट से भी पूछने को कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर डर का माहौल बने। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कोया और नना साथ में जा रहे थे तभी नना कोया से कहती है कि उसे अभी कुछ काम है इसलिए वो जा रही है। ये चीज कोया को समझ में नहीं आती, पर उसे थोड़ा सा डाउट जरूर हो गया था। अभी नना जब से कोया से मिली है वो यही सोच रही है कि कोया की कमजोरी क्या है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोया अपनी उसी स्टोरेज रूम वाली एरिया पर आया हुआ था जहाँ पर वो अंदर आता है और देखता है कि उसकी कैट वहाँ पर नहीं है। वैसे अभी खिड़की लगी हुई थी, जबकि कोया जब यहाँ वैसे सीधा गया था तब खिड़की खुली हुई थी, क्योंकि उसने खुद खिड़की खोली थी। वो यहाँ बाहर एक चीज नोटिस करता है यहाँ पर, लेकिन वो सोचता है कि शायद कैट कहीं चली गई होगी। इस वजह से वो उसका दूध गर्म कर देता है और वहीं रखने का फैसला करता है। लेकिन जब वो स्टोव को ऑन कर रहा था तभी वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है। हमें जानने को मिलता है कि नना ने पहले यहाँ पर आकर गैस को ऑन करके छोड़ दिया था और खिड़की भी इसलिए लगाई थी जिससे कि स्टोरेज रूम में गैस फैल सके। और ये भी हमें जानने को मिलता है कि अभी नना जब से कोया के साथ घूम रही है इतने टाइम्स में उसने नोटिस कर लिया कि कोया किसी भी चीज की स्मेल को सेंस नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो कोया के कमरे पर गई थी तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ सड़ी हुई वेजिटेबल्स रखी है, जिससे वो समझ गई थी कि कोया सूंघ नहीं सकता और इसलिए उसने गैस को ऑन छोड़ दिया और कोया इस चीज का पता नहीं लगा पाया। वो सोच रही थी कि उसका तीसरा टारगेट भी सक्सेसफुल मारा गया, पर इतने में कोया जलती हुई बॉडी के साथ वहाँ स्टोरेज रूम से बाहर आता है और बाहर आकर नना को देखता है। उसने नना का पैर पकड़ लिया था, इस वजह से नना ये देखकर डर गई थी। वो नना से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर नना बताती है कि उसने धमाके की आवाज सुनी, इस वजह से वो यहाँ पर आई। अभी वो कोया से पूछते हैं कि इस तरह से धमाका के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। तो फाइनली कोया अपनी पावर के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके पास इमोर्टलिटी की पावर है। इसका मतलब एक तरह से हिंदी में कह लो कि वो अमर है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे अपने आप ही हील करना शुरू कर देती है। ये सब जानने के बाद नना बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उसे लग रहा था कि शायद वो कोया को खत्म नहीं कर सकती। इसी वजह से वो कोया को अपना लास्ट टारगेट बनाने का सोचकर इस ख्याल को निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में कोया सभी को बताता है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसके हिसाब से ये हमला उसी ने उसके ऊपर किया है जिसने ननाओ को और याओ को खत्म किया था। ये बात सभी को सही लगती है, लेकिन दूसरी तरफ नना ये बात सुनकर थोड़ी सी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसके हिसाब से अभी उसे शांत रहना है और अपने अगले टारगेट को ढूंढना होगा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि अभी क्लास की जो कुछ गर्ल्स है वो
वो मिकाइरू नाम की लड़की को चिढ़ा रही है क्योंकि उसके पास से एक लव लेटर मिला है। मिकाइरू थोड़ी शर्मा रही थी, तभी वो देखती है कि नैना के पैर पर चोट लगी है। ऐसा कल गिरने की वजह से हुआ था, लेकिन अब अचानक से मिकाइरू उसके पैर पर लीक करने लगती है, मतलब उसे चाटने लगती है, जिसके बाद अचानक से नैना की वो चोट हील हो जाती है। नैना उसकी पावर के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसके पास हीलिंग पावर है, वो उसके सलाइवा से किसी को भी ठीक कर सकती है। नैना ने सोच लिया था कि अगला टारगेट वो मिकाइरू को बनाएगी, क्योंकि उसे मारना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि अगर मिकाइरू के पीठ पीछे हमला किया जाए तो खुद को लीक नहीं कर सकती और मारी जाएगी। अब नैना ने ये चीज भी नोटिस कर ली थी कि कोयोका को उसके ऊपर शक हो चुका है, इसलिए वो उस पर नजर रखे हुए है। बाद में नैना मिकाइरू से बोलती है और उसको बताती है कि उसे जो लेटर मिला था वो असल में उन्हीं गर्ल्स ने रखा है जो कि उसे चिढ़ा रही है। इस पर मिकाइरू उदास हो गई थी, लेकिन बाद में नैना उससे अपने साथ लंच करने का ऑफर देती है, जिससे कि वो थोड़ा फ्रेश फील करे और उनके बीच में दोस्ती बढ़ सके। अब लंच करते वक्त हमेशा की तरह नैना मिकाइरू की पावर जानने की कोशिश करती है। वैसे तो ज्यादा उसकी पावर का अंदाजा हो चुका था, उसे बस अब किसी तरह से उसकी पीठ पर चाकू मारना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात भी हो चुकी थी, नैना घर पर थी, लेकिन जब वो बाहर आने वाली थी मिकाइरू के घर जाने के लिए, तभी उसे बाहर कायोका दिखता है। वो कायोका को देखकर एकदम से डर जाती है। कायोका बताता है कि वो यहाँ इसलिए बैठा है जिससे कि अगर कोई हमला करने के लिए आए, मतलब कि नैना के ऊपर, तो वो उसे रोक सके। वैसे नैना भी समझ चुकी थी कि ऐसा कायोका उसी के ऊपर नजर रखने के लिए कर रहा है। अब वो कहती है कि ठीक है तो तुम यहाँ पर बैठो, लेकिन मैं घर पर ही हूँ और तेज गाना बजाकर सो रही हूँ, क्योंकि मुझे तेज गाने सुनने का आदत है। अभी कायोका भी समझ चुका था कि ये एक झूठ है। कुछ देर बाद वो वहाँ खिड़की पर आकर जब खिड़की से अंदर देखता है तो नैना वहाँ नहीं थी, लेकिन उसने नैना को भागते हुए वहाँ देख लिया था, जो कि अभी मिकाइरू के घर तक जा रही थी। अब कायोका तुरंत ही उस तरफ जाता है। जब वो मिकाइरू के घर पर पहुंचने वाला था तभी उसे एक जोर से आवाज सुनाई देती है मिकाइरू के चीखने की। इस तरफ हम देखते हैं कि नैना मिकाइरू के घर पर आई थी और उसने मिकाइरू से कहा उसके पीछे कुछ है जो कि उस पर हमला करने वाला है। अब फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जब कायोका यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि नैना के साइड में चाकू लगा है और वो नीचे गिरी हुई है। अभी मिकाइरू चिल्ला रही थी और रो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। नैना ने ऐसा जानबूझकर किया था जिससे कि वो कायोका का ध्यान दूसरी तरफ डाल सके, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि अब कायोका के हिसाब से अपोनेंट कोई और है। मगर नैना ये बात जानती थी कि उसे यहाँ पर दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो मिकाइरू उसे हील कर देगी, इसलिए उसने सब पहले से प्लान करके रखा हुआ था। अब अगले दिन स्कूल में कायोका नैना से पूछते हैं कि अगर उसे पहले इस चीज की जानकारी थी तो मिकाइरू के ऊपर हमला हो सकता है, तो आखिर उसने उसे क्यों नहीं बचाया। इस पर नैना बहाने बनाते हुए कहती है कि उसे कायोका पर यकीन नहीं था और वो कायोका को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन कायोका समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी मिकाइरू कहती है कि नैना ने उसकी जान बचाई है, इस वजह से उन्हें नैना को ही उनका लीडर बना देना चाहिए। सभी इस चीज पर खुश थे, इसी वजह से वो लोग नैना को लीडर बना भी देते हैं। बाद में कायोका सोच रहा था कि शायद नैना ने ये सब जानबूझकर इसलिए किया जिससे कि वो लीडर बन सके, क्योंकि अब सभी को उसके ऊपर और ज्यादा भरोसा हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज को साबित कैसे करेगा। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैना अभी मिकाइरू किससे कहती है कि वो सभी से उनकी पावर के बारे में जानकारी ले, जिससे कि आगे आने वाले कंपटीशन में हम उसी तरह से टास्क रख सकें जिससे कि सभी की पावर बढ़ाई जा सके। ऐसा वो बस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कर रही थी। अब मिकाइरू वहाँ से चली जाती है। अब नैना वापस लौट रही थी, तभी सुनिकिची नाम का एक लड़का उससे मिलता है। सुनिकिची सुनियो का भाई नहीं है, ये दूसरा वाला सुनिकुची है, ये दूसरा वाला सुनिकिची है। यहाँ पर सुनिकिची अभी नैना को एक फोटो दिखाता है। ये फोटो असल में नैना की थी जब उसने नैना को धक्का दिया था। साथ ही उसके पास ऐसी फोटो भी है जिसमें नैना उसे जान से मार रही थी। ये देखकर नैना हैरान हो जाती है। हमें सुनिकिची की पावर जानने को मिलती है कि वो असल में फ्यूचर की फोटोज क्लिक कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है सुनने में, मगर नैना बहुत ही हैरान थी। तभी सुनिकिची कहता है कि चिंता की बात नहीं है, वो बात किसी को नहीं बताने वाला। वैसे वो कैफे में नैना को इनवाइट करता है उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए। जब नैना उसके साथ जाती है तो वो एक और फोटो दिखाता है जिसमें नैना के ऊपर नूडल्स गिरने वाले हैं। ये पास्ट की नहीं बल्कि ये फ्यूचर की फोटो थी। यहाँ पर नैना के ऊपर सच में नूडल्स गिरते हैं, जबकि नैना ने नूडल्स ऑर्डर करने से ही मना कर दिया था, लेकिन वो लेडी फिसल जाती है और सेम वैसा ही मूवमेंट बनाते हैं जैसा फोटो में था। नैना समझ चुकी थी कि ये फोटो सच में असली है और सुनिकिची किसी को भी यकीन दिला सकता है। अभी सुनिकिची एक दूसरे फोटो भी दिखाता है जिसमें नैना सुनिकिची को ही मार रही थी और इसी वजह से सुनिकिची ने फैसला किया कि वो नैना से बात करेगा। यहाँ पर वो कहता है कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। अब सिचुएशन को संभालने के लिए नैना इस पर हाँ कर देती है। बाद में वो उसके घर पर जाती है जहाँ सुनिकिची नैना से अपने मसाज करवाता है। अब नैना वापस घर जाने लगती थी, तभी सुनिकिची उससे कहता है कि वो उसी के कमरे में रुक जाए
अब रात को जब सोनिकुची सो रहा था तब उसके हाथ में एक कैमरा था। वो कैमरा में से अचानक से फोटो निकालती जा रही थी। टोटल 5 फोटो निकलती है और उसमें अगले दिन का फ्यूचर बना हुआ था। उसे एक फोटो देखकर थोड़ा सा अजीब फील होता है। वो घबरा गई थी मगर वो फोटो हमें नहीं दिखाई जाती। वो उस फोटो को अपने मोज़ो के अंदर छुपा लेती है। अब जब सुबह होती है तो सोनिकुची उठता है। वो सबसे पहले तो नना को डराते हुए कहता है कि उसे सोनिकुची के कमरे की सफाई करनी है, जिस पर नना हाँ कर देती है। अभी सोनिकुची देखता है कि उसके कमरे के पास 4 फोटो रखी हुई है जो कि कल रात कैमरे से निकली है, लेकिन हर रोज 5 फोटो निकलती है। वो समझ जाता है कि एक फोटो गायब है। इसी वजह से वो तुरंत ही नना की कर्ट में हाथ डालता है और उस फोटो को निकालता है। वो देखता है कि इस फोटो में नना है जो कि बंधी हुई है और मर गई है। नना कहती है कि मुझे नहीं मरना। इस पर सोनिकुची कहता है कि चिंता मत करो, तुम नहीं मरने वाली। वो उससे स्टोर हाउस में लॉक रहने को कहता है। वो जितने टाइम की वो फोटो है उस टाइम पर स्टोर रूम में आने का कहता है कि मैं उतने टाइम स्टोर में जाऊंगा। अभी यह नना ने उसकी घड़ी की टाइम 10 मिनट बदलती थी। जब शाम होती है मतलब रात हो जाती है तब हम देखते हैं कि अभी नना ने कुछ पॉइजनस नीडल्स तैयार कर ली थी, लेकिन गलती से वो उन्हें गिरा देती है स्टोर रूम में। तभी वहाँ पर सोनिकुची की एंट्री होती है। वो अब जैसे ही आता है तभी नना उसकी गर्दन पकड़कर उसे पकड़ लेती है और एक रस्सी से बांध लेती है, लेकिन सोनिकुची पहले से इस चीज की तैयारी कर आया था। वो बताता है कि उसे पता था कि उसकी घड़ी 10 मिनट पीछे हो चुकी है, इसलिए उसने पहले ही टाइम सही कर लिया था। अभी अचानक से सोनिकुची महसूस करता है कि उसकी बॉडी में कमजोरी टाइप की आ रही है। उसे जानने को मिलता है कि नना ने असल में उसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर दिया है, जबकि निडल्स दूर गिरी हुई थी, लेकिन नना ने एक निडल्स अपने पास बचा ली थी। उसने फोटो भी बदल दी थी। वो यहाँ पर असली फोटो भी उसे दिखाती है जिसमें सोनिकुची मारा जा चुका था, इसलिए उसने फोटो छुपाकर एक दूसरी नकली फोटो क्रिएट की थी। अब तभी वहाँ पर कोयुको और मिकाइरू आ जाते हैं। वो उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर सोनिकुची तो ऑलरेडी मारा जा चुका था। अभी कोयुका कहता है कि सोनिकुची के मुंह से उसने नना के बारे में कई सारी बातें सुनी थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आए थे। साथ ही कोयुका एक फोटो दिखाता है। ये वही वाली फोटो थी जो कि खुद नना ने क्रिएट की है, जिसमें नना बंधी हुई है और मारी जा चुकी है। वो कहता है कि ये फोटो कैसी है। इस पर नना कहती है कि सोनिकुची ने ऐसी कई सारी फोटो ली थी नना की, जिसकी वजह से वो उसे नना मेल कर रहा था। अब इस रीजन की वजह से कोयुका बाकी फोटोज को देखने का फोर्स नहीं कर सकता था। इसी वजह से नना एक तरीके से बची हुई थी। जिसके बाद नना सीधा ही जाती है सोनिकुची के घर पर, जहाँ से वो जितना ज्यादा हो सके उतनी फोटो उठा लेती है, जो कि गड़बड़ थी। वो खुश थी कि अभी कोयुका यहाँ पर नहीं आने वाला, वरना वो इन फोटो को देख लेता। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात कोयुका से होती है, जो कि कह रही थी कि सोनिकुची का प्रेडिक्शन हमेशा सही जाता है। उसने अगर ये फोटो निकाली थी कि जिसमें तुम बंधी हुई हो और मारी जा चुकी हो, तो ये चीज सच क्यों नहीं हो सकती। इस पर नना कहती है कि शायद फिर चेंज भी हो सकता होगा, या फिर सोनिकुची को जब ये चीज मिले पहले से पता हो चुकी थी, तो शायद उसने मुझे बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। वो बताते हैं कि जब वो स्टोर रूम में थे तभी वहाँ पर ह्यूमैनिटी का एक दुश्मन आया और उसने सोनिकुची को मार दिया। लेकिन यहाँ पर कोयुका को अभी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर फिर भी कोई सबूत नहीं है, इसी वजह से वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ बाद में जब नना अभी फोटो को चेक कर रही थी तो उससे जानने को मिलता है कि एक फोटो अभी भी मिसिंग है और शायद वो फोटो सोनिकुची की बॉडी में होगी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से सीधा स्टोर रूम की तरफ आती है। यहाँ पर वो देखती है कि मिकाइरू इस वक्त सोनिकुची को हील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रही थी। तभी वो उसकी शर्ट उठाकर देखती है कि वहाँ पर एक फोटो है। उस फोटो में नना ननाओ को धक्का दे रही थी। ये देखकर मिकाइरू हैरान थी। तभी वहाँ पर नना आती है और कहती है कि तुमने ये ढूंढ ली, लेकिन फिर वो अचानक से अपना रिएक्शन चेंज करते हुए कहने लगती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इस पर मिकाइरू नना को अब वो फोटो दिखाती है, जिसके बाद नना उसे बताती है कि ये फोटो नकली है। सोनिकुची फ्यूचर की फोटोज नहीं देख सकता, बल्कि असल में उसने ये फोटो खुद की ड्रीम में क्रिएट की है, क्योंकि वो ननाओ और नना के रिलेशन से जलता था, इसलिए वो ऐसा चाहता था कि ऐसा हो जाए। अब मिकाइरू उसकी बात मान लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी सोनिकुची का फ्यूनरल था। इस दौरान नना और मिकाइरू से कहती है कि कल वो सोनिकुची को हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से उसकी खुद की हेल्थ पर भी फर्क पड़ेगा और मरे हुए को जिंदा नहीं लाया जा सकता। इसी वजह से अब मिकाइरू उसकी बात मान लेती है। वैसे यहाँ पर नना ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे कि अगली बार कभी मिकाइरू ऐसा कोई कोशिश ना करे, वरना अगर गलती से सामने वाला जिंदा हो गया तो वो नना के बारे में सब कुछ बता देगा। अब तभी वहाँ पर कोयुका आता है, जो कि कहता है कि उसने सुना है कि सोनिकुची के ऊपर ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने हमला किया था, लेकिन उसके हिसाब से ऐसा नहीं है। अब तभी नना उसे वहाँ से बाहर ले आती है और उससे कहती है कि मेरे पास जो पावर्स उसके थ्रू मैंने ऐसा सुना है कि हमारे आइलैंड पर एक असासिन है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक असासिन कर सकता है। अब कोयुका पूछता है कि अगर कोई असासिन होगा भी तो वो सोनिकुची को कोई ही अपना टारगेट बनाएगा, जबकि उससे पावरफुल लोग भी हैं। तो इस पर नना कहती है कि भले ही उससे पावरफुल और सोशलाइज लोग हों, लेकिन सोनिकुची
के पास पावर थी कि वो फ्यूचर की फोटोग्राफ्स निकाल सकता है। इसका मतलब उसने उस किलर असासिन की भी फोटो निकाली होगी, इसलिए असासिन ने उसे मार दिया। कुयोका को ये बात सही लगती है। अब जब वापस वहाँ फ्यूनरल में आते हैं तो वहाँ पर आकर वो लोग देखते हैं कि अभी अचानक से सोनोकिची जिंदा हो चुका है। ये देखकर वो हैरान थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एक लड़का है उनकी क्लास का शिंजी, वो डेड बॉडी को जिंदा कर सकता है। अभी जब सोनोकिची खड़ा होता है तो ये देखकर नना घबरा जाती है। वो तुरंत ही कहने लगते हैं कि उसे सोनोकिची की सोल की आवाज आ रही है, वो हेवन में बहुत ही तकलीफ में है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। की वजह से अब वो लोग शिंजी को ऐसा करने से मना करते हैं। तभी वहाँ पर यूको आती है जो कि शिंजी की दोस्त है। वो कहती है कि शिंजी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि हम रियल असासिन को पता लगा सके, पर अब उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नना क्लास में यूका से शिंजी के बारे में पूछती है। यूका बताते हैं कि शिंजी एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, वो ज्यादा टाइम एब्सेंट रहता है, इसी वजह से उसने उसके साथ कोई दोस्त है जिससे कि वो उसे स्कूल आने के लिए थोड़ा मोटिवेट कर सके। अब बाद में जब शिंजी और यूका दोनों पहाड़ी के पास जाकर बैठकर साथ में बात कर रहे थे तो यहाँ नना उनकी बात छुप कर सुन रही थी। तभी वहाँ पर कोई यूका आ जाता है। वो नना से पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो इस पर नना बताती है कि उनकी उसने आवाज सुनी, इस वजह से वो यहाँ पर आ गई। तभी शिंजी और यूका यहाँ नना और यूकाओ को दोनों को ही नोटिस कर लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो उन्हें छुपकर क्यों देख रहे हैं, तो इस पर नना कहती है कि उन्हें आवाज सुनाई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर आए। अब शिंजी उठकर चला जाता है, जिसके बाद यूका उन्हें शिंजी के बारे में बताता है। बहुत टाइम पहले एक जगह पर आग लगी थी जहाँ पर शिंजी भी, उस आग के दौरान शिंजी मरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर यूका पहुँच गई। यूका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से उसने शिंजी को बचा लिया और उसके बाद से वो दोनों दोस्त बन गए। अब बात यही पर एंड होती है। नना फैसला करती है कि वो शिंजी और यूको को सेम टाइम पर खत्म करेगी। इसके लिए पहले तो वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो बीमार है, जिस वजह से मिकाएरू उसे घर पर छोड़कर आती है, और इसके बाद अब मिकाएरू चली जाती है तो नना खिड़की के रास्ते वहाँ से निकलकर सीधा शिंजी के घर पर आती है, जहाँ वो एक पॉइजनस नीडल शिंजी के गले पर लगा देती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब नना लौट कर आ रही थी तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि बिल्ली एक टनल में फंसी हुई है। दूसरी तरफ वहाँ स्कूल में कोयोका नना को एब्सेंट देखकर उसके घर जाने का डिसाइड करता है। जब कोयोका और मिकाएरू वहाँ पहुँचते हैं तो नना वहाँ पर नहीं थी, लेकिन तभी वो खिड़की पर आकर कहती है कि उसने अपनी पावर की मदद से सोते हुए एक बिल्ली की आवाज सुनी जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। इसी वजह से वो वहाँ से गई। वो बिल्ली के पास उन्हें लेकर जाती है। वो खाने की लालच देकर उस बिल्ली को बचाते हैं और वापस से लौट आते हैं। अब यहाँ पर रात के टाइम नना सीधा ही जाती है यूका के घर पर, उसे भी वही पॉइजनस नीडल लगाने के लिए, लेकिन जब वो पॉइजनस नीडल लगा रही थी तभी शिंजी वहाँ पर आकर उसके सर पर बहुत तेज मारता है, जिस वजह से नना नीचे गिर जाती है। उन दोनों ने ही नना को पकड़ लिया था। अब यहाँ पर हमें बहुत लंबी बात जानने को मिलती है कि असल में वो फायर इंसिडेंट वाले दिन यूका और शिंजी दोनों डेट पर गए थे। मॉल में आग लग जाने की वजह से वहाँ पर लोगों की जान खतरे में थी, जिन्हीं को बचाने के लिए शिंजी ने अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज किया। जी हाँ, शिंजी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और असल में यूका नेक्रोमेंसर है। नेक्रोमेंसर मतलब वो लोगों की डेड बॉडी से उन्हें जिंदा कर सकती है। अब नना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी क्योंकि उसे इन लोगों की असलियत पहले पता ही नहीं थी। यहाँ पर यूका कहती है कि उसके पास अब पॉइजनस नीडल भी आ चुकी है और वो किसी को भी बताएगी तो ये बात मान लेंगे क्योंकि उसके पास अब सबूत भी है। लेकिन इस पर नना कहती है कि देखो, तुम मेरी बात को छुपाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी मन की बात पूरी करने में। यहाँ पर वो ऑफर ही देती है कि वो शिंजी की सोल से कम्युनिकेट करते हुए यूका को शिंजी की फीलिंग्स बता सकती है। अब यूका जो कि शिंजी के प्यार में पागल है, वो कहती है कि बिल्कुल, तुम अगर ऐसा कह सकती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब नना बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपनी जान बचा लेती है। अब भले ही उसकी जान बच गई, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यूका और शिंजी है, क्योंकि उन्हें खत्म करना उसके लिए सबसे मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसे याद आता है कि सोनोकिची के पास एक कैमरा था और सोनोकिची अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ उसी के कैमरे की मदद से कर सकता था। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूका के पास कोई डिवाइस या फिर कोई चीज हो जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए लोगों की डेड बॉडी को जिंदा कर सकती है। अभी उसे डाउट आता है यूका के गले में एक नेकलेस पर, क्योंकि वो जब उसे इस स्कूल में आई है तब से यूका हमेशा उस नेकलेस को अपने गले में पहन कर रखे हुए है। अब जब यूका पहाड़ी की तरफ घूम रही थी तभी अचानक से नना उस पर हमला करते हुए उससे वो नेकलेस छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब हो जाती है क्योंकि यूका उससे बच गई थी। बाद में यूका माउंटेन पर जितनी भी डेड बॉडीज हैं उन सभी को जिंदा कर देती है। ये देखकर नना हैरान थी कि आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा डेड बॉडीज कैसे हैं। उसे समझ में आता है कि पहले जो इलाइट ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पर स्टूडेंट को खत्म करने के लिए आए थे, ये डेड बॉडीज असल में उन्हीं की हैं। यहाँ पर कुछ इलाइट मेंबर तो असल में टीचर बनकर भी आए थे, लेकिन कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ अभी स्टूडेंट को खत्म करने में। अब सभी डेड बॉडी से बच नहीं जा सकता, इसी वजह से नना कुछ नहीं कर पाती। बाद में यूका उसे पकड़ लेती है और एक ऐसी जगह पर बंद कर देती है जहाँ पर गेट
गेट नहीं खोला जा सकता, सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। और इस बात का पता नाना को भी था कि वो ऐसा ही करने वाली है। खिड़की भी बाहर से लॉक थी, जिस वजह से वो बाहर भी नहीं निकल सकती। और इसके बाद युका वहाँ से चली जाती है। इसका रियल रीजन ये था कि युका की जो पावर्स वो सिर्फ रात के टाइम ही काम करती हैं, दिन में वो उस पावर को यूज नहीं कर सकती। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर वो शिंजी को दिन के टाइम में कैसे जगा सकती है। उसका रीजन ये है कि वो थोड़ी बहुत पावरफुल यूज कर सकती है, लेकिन इतनी हाई अमाउंट में पावर यूज करने के लिए उसे रात का वेट करना पड़ता है। और इसी वजह से शिंजी ज्यादातर एब्सेंट रहता है, क्योंकि युका इतनी ज्यादा पावर का एक साथ यूज नहीं कर पाती। अब युका वहाँ से चली गई थी। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कोयोका उससे पूछ रहा था कि क्या उसने नाना को देखा, जिस पर युका बताती है कि नहीं, उसने उसे नहीं देखा, शायद उसकी तबीयत खराब है। बाद में युका जब उसी हाउस की तरफ आती है रात के टाइम जहाँ पर उसने नाना को कैद कर रखा था, तो नाना वहाँ नहीं थी। वो उन सभी डेड बॉडीज की मदद से नाना को ढूंढने को कहती है, लेकिन कोई भी डेड बॉडी नाना को नहीं ढूंढ पाती। जब तक थक हार कर युका वापस से घर की तरफ लौट रही थी, तभी नाना उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। अभी युका का शिंजी को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि अब वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकती। जिसके बाद नाना उसकी स्कर्ट में हाथ डालते हुए एक पेपर को बाहर निकालती है और कहती है कि वो समझ चुकी थी कि युका अपनी पावर इस पेपर के टुकड़े की मदद से ही यूज कर पाती है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब नाना ने वो नेकलेस छीनने की कोशिश करी थी, तब युका नेकलेस नहीं बल्कि उस पेपर को बचाने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ रखी थी। अभी वो युका को लेकर उसे क्लिफ पर आ जाती है, जहाँ उसने नानाओं को धक्का दिया था। यहाँ पर आने के बाद वो उस पेपर को खाई की तरफ रखते हुए कहती है कि वो नीचे फेंक देगी, जिस चीज पर युका डर जाती है, क्योंकि अगर नाना ने उस पेपर को नीचे फेंक दिया तो उसके बाद वो शिंजी की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। युका उससे ऐसा करने से मना करती है, पर नाना कहती है कि मुझे इसके बदले वो अपनी वो पॉइजनस नीडल वापस चाहिए और तुम प्रॉमिस करो कि बात तुम किसी को नहीं बताओगी। जिसके बाद युका हाँ कर देती है और उसे ये पॉइजनस नीडल वापस मिल जाती है। लेकिन इस चीज का फायदा उठाते हुए नाना युका को वो पॉइजनस नीडल चुबा देती है, जिस वजह से युका मारी जाती है। और इसके बाद नाना ने उसे खाई में धक्का दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। नाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इनका क्या करे। वो अभी यही सोच रही थी कि असली प्रॉब्लम तो अब होगी जब लोगों को पता चलेगा कि युको और शिंजी मारे जा चुके हैं, क्योंकि नाना जिस किसी के भी साथ होती है वो कुछ दिनों में मारा जाता है। इस वजह से उसके ऊपर डाउट और ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे अब इन लाशों का क्या करना है, इस चीज के बारे में सोचते हुए वो वापस लौट रही थी, जिस दौरान उसे उसकी एक और क्लासमेट जिसका नाम हाबू है वो मिलती है। वो इस वक्त झाड़ियों में से सांपों को पकड़ रही थी। अब नाना यहाँ पर हाबू के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि वो क्या कर रही है। इस चीज पर हाबू बताती है कि उसकी पावर है कि वो इस तरह के एनिमल्स को यूज करते हुए अपनी पावर को मिलाकर कंबाइंड पॉइजन क्रिएट कर सकती है, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, और वो इसीलिए यहाँ पर आई थी। अब नाना कहने लगती है कि ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त क्यूरी नहीं दिख रही, जबकि वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। इस पर हाबू कहती है कि क्यूरी की लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई उनकी फोन पर हुई थी, पर बाद में हाबू ने बदला लेने के लिए क्यूरी के जो ग्लासेस हैं वो चोरी कर लिए। वो यहाँ पर नाना से कहती है कि वो ये बात क्यूरी को ना बताए। नाना हाँ कर देती है। वैसे नाना कहती है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्यूरी तो तुम्हारे पीछे है। अब जैसे ही हाबू पीछे देखता है तो इतने में ही नाना उन पॉइजनस नीडल को यहाँ पर हाबू को लगा देती है, जिस वजह से हाबू की बॉडी में पॉइजनस फैल चुका था। वो नीचे गिर जाती है। नाना कहती है कि मैं इस पॉइजनस का इलाज तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपना फोन मेरे को देना होगा, वो भी लॉक खोलकर। अभी हाबू ने बात मान ली थी, पर नाना असल में झूठ कह रही थी, क्योंकि यहाँ पर हाबू मारी जा चुकी है और उसका फोन नाना के पास आ जाता है। वैसे उसे अभी यहाँ पर सभी लाशों को ठिकाने लगाना था, लेकिन उसकी जगह पर उसने एक और मर्डर कर दिया। अब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है। जब वो वहाँ से लौट कर आती है तो उसे कायोका मिलता है। कायोका उससे युका और शिंजी के बारे में पूछता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो नाना के साथ ही थे। इस पर नाना कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर वो दोनों मारे जा चुके हैं। ये सुनकर कायोका बहुत ही हैरान था। और इसके बाद अब कायोका, नाना, सिया, मिकाइरू और मेगुआ पांचों उस क्लिफ के पास जाते हैं जहाँ पर नाना उन्हें जाने को कह रही थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो शिंजी की बॉडी को यहाँ पर नाना बताती कि असल में नार्कोमेंस शिंजी नहीं बल्कि खुद युका थी, और वो एक कहानी बताती है जिसमें युका ने अपनी लवर यानी कि शिंजी को मार दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था, लेकिन युका शिंजी से प्यार करती थी। इसी वजह से उसने उसकी बॉडी को नहीं जाने दिया और नेक्रोमेंसर की पावर के थ्रू और उसकी बॉडी को कंट्रोल किया। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और अब वो लोग ये चेक करते हैं कि शिंजी की बॉडी सच में बहुत पुरानी लग रही है, मतलब उसकी डेथ बहुत पहले हुई थी, तो वो मान भी लेते हैं। अब इसके बाद वो शिंजी की बॉडी को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए वो उसे बर्न करते हैं और शिंजी के साथ साथ यहाँ पर बाकी बॉडी भी जलाकर चले जाते हैं। अब इसके बाद वो वहाँ से लौट जाते हैं वापस। जब वो अपने रूम के पास आए थे तभी कायोका सभी से कहता है कि उसे नाना के ऊपर डाउट है, क्योंकि जिस किसी की भी डेथ हो रही है या फिर जो कोई भी गायब हो रहा है वो लास्ट टाइम नाना के साथ देखा गया। वैसे बात देखी जाए तो सच में थोड़ी सी शक करने
होने वाली थी। इसी वजह से बाकी लोग भी हल्का सा शक करते हैं, पर नैना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि वो कहानी भी बताती है और कहती है कि जब वो लोग उन डेड बॉडीज को जला रहे थे तब उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि उसकी पावर की वजह से हुआ। उसने सुना कि युका उनके कंट्रोल में थी। इसका मतलब शायद युका ह्यूमैनिटी के दुश्मन के कंट्रोल में थी और वही सभी को मार रही थी। पर युका को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब आगे वो कुछ भी कहे इससे पहले एक बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, जो कि अभी क्यूरी के रूम से आ रही थी। वो लोग वहाँ भागते हुए जाते हैं और क्यूरी के रूम में आते हैं, जहाँ वो क्यूरी की बॉडी को पड़ा हुआ देखते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर कोयोका आगे आते हुए सबसे पहले उस गोगल से एक ग्लास को उठाता है और उसके ऊपर पानी की बूंदे डालकर उसे पिलाता है। जिसके बाद अचानक से कोयोका को बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वो कहता है कि इन ग्लासेस पर पॉइजनस लगा हुआ था। अब कोयोका इमोर्टल है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। पर अब वो कहता है कि क्यूरी की डेथ एक मर्डर है और यहाँ पर उसे नैना पर फिर से शक होने लगता है। वो यहाँ पे कह रहा था कि जिस किसी ने भी मर्डर किया है वो क्यूरी को अच्छे से जानता था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम आज के दिन एब्सेंट थी, इसका मतलब तुम्हारे पास पूरी तरह से टाइम था यहाँ पर आने का। लेकिन मिकाइरू यहाँ पर नैना की तरफ रहकर कहती है, जिसके बाद अभी वो कोयोको फैसला नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब बाद में ये लोग कोयोको के पास फिर से आते हैं, जहाँ पर मिकाइरू कोयोका से कहती है कि क्यूरी की अभी रिसेंटली हाबू के साथ बिल्कुल भी नहीं बनने रही थी, उनकी लड़ाई भी हो रही थी। और देखा जाए तो हाबू भी आज के दिन एब्सेंट था। साथ ही यहाँ पर कोयोका को भी ये चीज याद आती है कि हाबू असल में अपने सलाइवा से और एनिमल की मदद से पॉइजन क्रिएट कर सकती है। इसी वजह से अब उसका डाउट भी नैना से हटकर हाबू पर चला गया था। अगली सीन में वो लोग हाबू के रूम में आते हैं, जहाँ पर हाबू भी थी। हाबू ही नहीं, तभी नैना कहने लगती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद युका को और ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने मारा हो, तो शायद इस तरह से वो लोग हाबू को भी कंट्रोल कर रहे हो और उन्होंने एक क्यूरी को हाबू के हाथों मरवाया हो। लेकिन कोयोका को ये थ्योरी ज्यादा पसंद नहीं आती। वो फिर से वहाँ क्यूरी के रूम में नैना और मिकाइरू को लेकर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो नैना से पूछता है कि क्या नैना कभी पहले क्यूरी के रूम में आ चुकी है, जिस पर नैना बताते कि हाँ, जब मिकाइरू के पास वो लेटर मिला था और क्यूरी और हाबू जब उसका मजाक उड़ा रहे थे तब वो उन्हें समझाने के लिए एक एक कर इनमें से रूम में गई थी, तो वो क्यूरी के रूम में भी आई थी। इस पर कोयोका बताता है कि लो फिर से साबित होता है कि तुमने ये उन लेंस में पॉइजनस लगाया होगा, क्योंकि तुम पहले भी क्यूरी के रूम में आ चुकी हो। पहली चीज, दूसरी चीज तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यूरी इस लेंस का यूज करती है, और तीसरी चीज कि ये जब मैंने पॉइजनस पिया तब तुमने विंडो को ओपन किया, जबकि हमारे यहाँ की विंडो चेंजेस है। मतलब जो विंडो नैना की रूम में लगी है वो अलग है और जो क्यूरी की रूम में लगी है वो अलग है। वो इतनी आसानी से इस विंडो को नहीं खोल सकती थी, लेकिन उसे खोलने का तरीका पता है। तो मतलब साफ होता है कि वो यहाँ पर पहले भी 2-4 बार तो आ चुकी है। अब यहाँ पर शक फिर से नैना की तरफ चला गया था। लेकिन तभी मिकाइरू नैना की तरफ होते हुए कहने लगती है कि नहीं, उसके हिसाब से ऐसा हाबू ने किया होगा। अब तभी उसे वहाँ पर क्यूरी का फोन मिल जाता है। वो क्यूरी के फोन को लेकर उसी की डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन करता है और इसके बाद वो मैसेज चेक करती है, जहाँ पर दोपहर के टाइम हाबू का मैसेज आया था। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि हाबू ने ही क्यूरी को मैसेज किया था कि मैंने तुम्हारे लेंसेज वहाँ टेबल पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर कोयोका कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद हाबू का फोन हाबू के पास ही ना हो। वैसे ये चीज साबित करने के लिए पहले तो वो अपने बाकी सभी दोस्तों को भी वहाँ पर बुलाते हैं, जिससे कि वो सभी सामने ये चीज साबित कर सके। अब कुछ देर बाद जब तक वो नहीं आए थे, अब तभी नैना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए सारी बातें बताती है, लेकिन कोयोका के पास उसकी हर एक बात का जवाब था। कुछ देर बाद अब वहाँ पर सभी दोस्त आ जाते हैं, जिसके बाद कोयोका कहता है कि हाबू का फोन जरूर नैना के पास है। अगर उसके पास वो फोन मिलता तो इसका मतलब क्यूरी और हाबू दोनों ही नैना ने खत्म किया है और अभी तक वो सारी झूठी कहानी बना रही है। इस पर नैना कहने लगती है कि मान लो कि अगर मैंने उन्हें मारा है तो फिर मुझे हाबू के फोन पर पासवर्ड कैसे पता चल सकता है और मैं मैसेज कैसे कर सकती हूँ। इस पर कोयोका कहता है कि तुमने ही तो बताया कि तुम्हारे पास माइंड रीड की पावर्स है, तुम शायद उसका माइंड पढ़ सकती होगी। इसके बाद कोयोका नैना की पूरी बॉडी चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी हाबू का फोन नहीं मिलता। अब यहाँ पर वो नैना से माफी मांगने लगता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर नैना ने हाबू के फोन को एक डेड बॉडी के साथ नीचे रख दिया था। उंगली उसकी ऊपर थी, जिस वजह से जब धूप आई और ये डेड बॉडीज बहुत टाइम से जमीन के नीचे गड़ी हुई है, इसी वजह से इनकी पूरी स्क्रीन खराब हो चुकी है। धूप आते ही इनकी स्क्रीन में बदलने लगती है, जिस वजह से सेंड की बटन प्रेस होती है और वो मैसेज चला जाता है, क्योंकि नैना ने बिल्कुल परफेक्टली फिंगर के नीचे ही फोन रख रखा था। अब यहाँ पर कोयोका का डाउट तो क्लियर हो चुका था, इस वजह से वो यहाँ नैना से माफी मांगता है। नैना कहती है कि वो जो थ्योरी बता रही थी कि हाबू ने वो ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने अपने वश में कर लिया है, वो थ्योरी सच में हो सकती है। इस वजह से हमें एक दूसरे पर डाउट ना करते हुए मिलकर काम करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलते हैं और बाकी सभी इस पर अग्री करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल में बैठे हुए थे। नैना के मन में अभी भी यही चल रहा था कि अब उसे और
ज्यादा प्रॉब्लम होगी बाकी लोगों को खत्म करने में, क्योंकि सभी लोग बिल्कुल सतर्क हो चुके हैं और कोई भी अब एक गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी रात के टाइम हम देखते हैं कि नैना सभी के रूम में बाहर थी, मतलब जो उनका बड़ा सा घर टाइप का बना हुआ है वो वहाँ सबसे बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मिकाएरू आती है जो कि उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो इस पर नैना कहती है कि जो किलर है वो डायरेक्ट कभी हमला नहीं करेगा, वो प्लानिंग के साथ हमला करता है जिससे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन लीक ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट तो नहीं मार सकता, लेकिन अगर रात भर में मुझे यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें असलियत में शक किस पर करना है। उसका रीजन अच्छा था। मिकाएरू भरोसा करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी सो जाओ, मैं यहाँ पर बैठकर नजर रखती हूँ। जिसके बाद नैना सोने लगती है। अभी वो पूरी तरह से सोई नहीं थी, पर तभी मिकाएरू उससे पूछती है कि क्या वो सच में माइंड रीड कर सकती है, जिस पर नैना कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर मिकाएरू कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मेरा माइंड रीड क्यों नहीं किया, जरा आंखें खोलकर देखो। जिसके बाद अब नैना आंखें खोलती है तो उसकी गर्दन पर कट रखा हुआ था जिसे मिकाएरू पकड़ी हुई थी। ये देखकर नैना डर जाती है और मिकाएरू कहती है अब क्या हुआ तुम्हारी पावर्स को, लेकिन तभी नैना बहुत ही स्पीड के साथ अपने हाथ को हिलाते हुए उस कटर को वहां से फेंक देती है। इस चीज से मिकाएरू ये समझ चुकी थी कि नैना के पास अच्छी खासी कॉम्बैट ट्रेनिंग है, इसी वजह से उसके मूवमेंट बहुत फास्ट है। दूसरी चीज वो ये भी समझ चुकी थी कि नैना माइंड रीड नहीं कर सकती। यहाँ पर नैना कहती है कि अगर मैंने चिल्ला दिया तो सभी यहाँ पर आ जाएंगे और तुम फंस जाओगी, जिस पर मिकाएरू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम चिल्लाती हो तो ये बात सबसे बड़ी गलती तुम्हारी होगी, क्योंकि सभी को तुम पर शक है जबकि मुझे सभी इनोसेंट मानते हैं और मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। अब तभी वहाँ पर दो लड़कियां और आती है जो कि उन्हीं के स्कूल की हैं। वो यहाँ पर मिकाएरू से पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर मिकाएरू कहती है कि कुछ नहीं, वो और नैना यहाँ पर बैठकर बस नजर रखे हैं, क्या कोई किलर यहाँ से तो नहीं निकल रहा। अब वो लोग बात मान लेते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जब सभी लोग बात कर रहे थे तभी अचानक से मिकाएरू एक बॉक्स लेकर नैना के पास आती है। वो कहती है कि वो एक नैना के लिए गिफ्ट लाई है, लेकिन नैना को माइंड रीड करके पावर का बताकर इस चीज को बतानी होगी कि इस बॉक्स में क्या है। ये सुनकर नैना हैरान थी। अभी सभी स्टूडेंट वहाँ पर आने लगे थे, इसी वजह से नैना कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास हैं और सभी के थॉट्स उसे सुनाई दे रहे हैं। दूसरी चीज ये भी कि वो थक चुकी है, लेकिन इसलिए वो उनकी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब वो सभी बात मान लेते हैं। यहाँ पर मिकाएरू कहती है कि ठीक है तो फिर लंच के बाद ट्राई करते हैं, या फिर तुम कहो तो छुट्टी में ट्राई करते हैं। अब कुछ देर ऐसा ही बीत जाती है, लंच होता है, छुट्टी होने लगती है। तभी मिकाएरू फिर से आती है और कहती है कि अब बताओ इस डब्बे में क्या है। जिसके बाद नैना थोड़ा देर सोचती है और उसके बाद कहती है कि मुझे सुनाई दे रहा है कि इसके अंदर आई लव नैना। अब इसके बाद में मिकाएरू डब्बा खोलती है और कहती है कि मैं ये सब सोच ही नहीं रही थी। पर तभी दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम सिया है, आप तो पहचानते ही होंगे, वो बताता है कि वो ये चीज सोच रहा था क्योंकि मिकाएरू के पीछे कागज चिपका हुआ है जिस पर यही सेम चीज लिखी हुई है। इस पर वो मान लेते हैं कि असल में नैना माइंड रीड कर सकती है, लेकिन असलियत में तो कुछ और ही थी क्योंकि पेपर खुद नैना ने चिपकाया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकाएरू और नैना दोनों उसी क्लिफ के पास आए थे जहाँ पर हमने कितने सारे एपिसोड होते हुए देख लिए हैं। यहाँ पर आने के बाद अभी नैना नोटिस करती है कि मिकाएरू के हाथ पर एक कट लगा हुआ है और मिकाएरू के पास हीलिंग पावर है। इसका मतलब वो उसे लिख करते हुए आराम से हील कर सकती है, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब वो असली मिकाएरू नहीं है। अब जब ये बात मिकाएरू से कहती है तो मिकाएरू अपने असली रूप में आती है। हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का था। ये लड़का अपना नाम जिनी बताता है, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल में अभी कहीं पर नहीं है। नैना समझ गई थी कि इसके पास पावर है, ये किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके बाद जिन उसे उसकी गुफा के अंदर लेकर आता है जहाँ वो बताता है कि मिकाएरू बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी नैना जिन इस पावर से पहले हैरान थी। जिन बताता है कि वो भी जानता है कि नैना ने कई लोगों को खत्म कर चुकी है क्योंकि वो पहले भी कई बार एनिमल्स में चेंज होकर उसी लोगों को मारते हुए देख चुका है। यहाँ तक कि नैना के हाथ में जो बिल्ली रहती है ज्यादातर टाइम वो भी जिने ही था। वो यहाँ पर दूसरी बात भी बताता है कि वो कहता है कि बहुत टाइम पहले भी इस स्कूल में पढ़ता था, उसके कई सारे दोस्त भी थे, लेकिन इसी इंसिडेंट की तरह अब तभी एक इंसिडेंट हुआ जिस दौरान कई असासिन उनके बीच में छुपा रहा, जिनसे एक एक कर जिन के सभी दोस्त खत्म कर दिया। आखिर में जिन बचा क्योंकि जिन के पास वो पावर है जिससे कि वो पूरी सीरीज का सबसे मेन और पावरफुल कैरेक्टर बन जाता। यहाँ पर वो बताता है कि आखिर तक भले ही वो बचा रहा, लेकिन जब सभी लोग वाइप आउट हो रहे थे तभी असासिन ने कॉल लगाकर अपने इलाइट्स को बुलाया जिन्हें उसे ऑर्डर दिया था। जब इलाइट्स वहाँ पर गए तो उन्होंने बचे हुए जिन को भी मार दिया, लेकिन वो जिन असल में था ही नहीं क्योंकि वो इस तरह से पहले भेष बदल चुका था। इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है, वो छुप कर रह रहा है। अभी वो नैना से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ये बात किसी को नहीं बताएगा कि नैना ने उन सभी को खत्म किया क्योंकि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बदले नैना को ये सब बताना होगा कि आखिर उसे ऑर्डर देता कौन है और आखिर उसका मोटिव क्या है। अब जब जिन ये बात कह रहा था तभी अचानक से उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। हमें जानने को मिलता है कि जो कॉफी वो पी रहा था उसमें नैना ने पहले ही पॉइजन मिला दिया था, लेकिन यहाँ पर जिनी मरता नहीं है क्योंकि
उसने पहले ही अपना एक क्लोन क्रिएट कर लिया था जो कि अभी मिकाइरू के रूप में था। वो यहाँ पर आगे आते हुए और कहने लगता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए फालतू में कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये देखकर नैना हैरान थी। अभी जब जिनी मरते हुए नीचे गिरने वाला था तभी नैना किसी को फोन लगाने लगती है जो कि वो अपने सीनियर्स को लगा रही थी, पर जिन्हें तो पहले इस चीज नोटिस कर ली थी। वो नैना से पूछता है कि अभी भी तुम किसको फोन लगा रही थी, तो इस पर नैना कहती है कि अगर तुम दूसरे क्लोन में बदल सकते हो और उसकी पावर भी तुम्हारे अंदर आ सकती है तो तुम मेरे क्लोन बनकर ये खुद क्यों नहीं पता लगा लेती। इस चीज पर जिनी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब वो ये भी कह रहा था कि इतने में ही नैना तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिन उसे नहीं भागने देता। वो उसके पीछे आता है और मैगुआ की बॉडी में ट्रांसफर होकर फायरबॉल का यूज करते हुए नैना पर हमला करता है, जिस वजह से नैना को बहुत ज्यादा चोट लग रही थी और वो नीचे गिर गई थी, यहाँ तक कि वो अभी चलने की हालत में भी नहीं थी। लेकिन जिन उसके पास आता है और कहता है कि मेरे टाइम पर भी एक लड़की थी। हमें बाद में पता चला कि वही असल में असासिन है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किसे कॉल कर रही थी, क्योंकि वो भी इसी तरह से किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उन लोगों का मोटिव क्या है। लेकिन उस पर नैना कहती है कि अगर उसे सच में जानकारी चाहिए तो यूका की बॉडी को ढूंढ सकता है और उसमें ट्रांसफॉर्म होकर वो उसकी पावर से नैना की क्रोप को मतलब नैना को जिंदा कर सकता है, जिससे कि वो नैना से खुद से ये चीज पूछ ले, क्योंकि नैना के पास माइंड रीड की पावर नहीं है। ये बात जिन्हें भी समझ गया था, इसी वजह से वो पहले ही नैना की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुआ था। एकमात्र उपाय यही है कि नैना को मार दिया जाए और यूका की पावर के नैना की क्रोप यानी कि डेड बॉडी से सच्चाई उगलवाई जाए। लेकिन जिन उसे मारना नहीं चाहता था। जिन समझ गया था कि नैना उसे आसानी से कुछ नहीं बताने वाली, इसी वजह से वो नैना के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि नैना उस पर भरोसा कर सके और उसे थोड़ी बहुत बात बता सके। वो यहाँ पर उसे उठाकर ले जा रहा था, तभी वो पूछता है कि उसकी फैमिली क्या करती है, तो इस पर नैना बताती है कि उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटी के दुश्मन से मारे गए। अब जब नैना अपनी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो रूम में थी जहाँ पर मिकाइरू मतलब उसकी वाली मिकाइरू उसके पास थी और वो उसे होश में आते हुए देख बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। अब यहाँ पर मिकाइरू नैना को बताती है कि अचानक से उसके गेट पर किसी ने नॉक किया और जब उसने गेट खोला तो वहाँ पर नैना थी, वो भी बेहोश पड़ी थी। साथ ही मिकाइरू यहाँ पर ये भी बताती है कि कल उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज हुई। वो दिन भर सोती रही और जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ, जबकि उसके सभी क्लासमेट कह रहे थे कि वो स्कूल आई थी। इस पर नैना उसे सच बताती है। वो कहती है कि मैं बेहोश थी इस कारण से क्योंकि मेरा एक इम्पोस्टर मिला था और वो इम्पोस्टर किसी का भी भेस बदल सकता है और उसने तुम्हारा भेस बदला हुआ था, जो चीज मुझे पता चल गई थी, इसलिए उसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मिकाइरू हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है। इस पर नैना हाँ करती है। मिकाइरू कहने लगती है कि तुम सच में कितनी ब्रेव हो और समझदार हो, तुम्हें उनसे डर नहीं लगता। इस पर नैना कहती है कि हाँ मुझे पहले डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने ही मारा है, इसी वजह से मैं उन्हें खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर मिकाइरू दुखी हो जाती है और उसे नैना के लिए थोड़ा बुरा लगता है। अभी नैना भी ये सब चीज देख रही थी और हालांकि हमें पता है कि उसे सभी को एलिमिनेट करना है, लेकिन फिर भी वो अभी अब नहीं चाहती कि वो मिकाइरू को मारे, क्योंकि मिकाइरू किसी की दुश्मन नहीं है, उसका नेचर ही दोस्त वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी कियोरी का फ्यूनरल हो रहा था, जिस दौरान नैना नोटिस करती है कि मिकाइरू की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उसे पता है कि मिकाइरू ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उसका जो लाइफ स्पेन है वो कम हो जाता है, इसी वजह से वो बीमार है। हालांकि यहाँ पर नैना पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर मिकाइरू कहती है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नैना उसकी चिंता करे। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं नैना अभी अपने कमरे में ही थी, तभी वहाँ पर जिन आता है जो कि उसे बताता है कि जब भी जिन किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है तो उस व्यक्ति की जो कमजोरियां होती है वो जिन के अंदर आ जाती हैं। अब उसी समय गेट नॉक होता है और हम देखते हैं कि यहाँ जैसे मिकाइरू अंदर एंटर करती है तो जिन एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी मिकाइरू यहाँ पर नैना के चाइल्डहुड यानी कि बचपन की चीजें पूछने आई थी कि उसके संग क्या हुआ, जिससे कि नैना को बुरा फील ना हो। अब यहाँ पर नैना अपनी बचपन की स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि बचपन में उसे मांगा और गेम्स का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन इसी तरह से गेम वगैरह कुछ खरीदने के लिए गई थी, जिस वजह से उसने घर की खिड़कियां खुली छोड़ दी। खिड़कियां खुली हुई देखकर एक चोर वहां घर के अंदर एंटर करा। उसने नैना के पेरेंट्स को खत्म कर दिया और वो असल में ह्यूमैनिटी का दुश्मन था, मतलब उसके पास सुपर पावर्स थी, जिस वजह से नैना ने ये डिसाइड किया था कि वो सभी को खत्म करेगी। वैसे वो सभी को खत्म करेगी ये बात तो मिकाइरू को नहीं बताती, ये बस हमें पता चलती है। नैना भी खुद को ब्लेम कर रही थी कि उसे वो खिड़की खुली छोड़कर नहीं जानी चाहिए थी, पर मिकाइरू उसके पास आती है और उससे कहती है कि नहीं, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे इस तरह से खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और अब नैना अकेला फील ना करे। इस वजह से मिकाइरू यहाँ पर उस रात उसी के कमरे में रुक जाती है। अब अगले सुबह हम देखते हैं कि जब ये दोनों उठते हैं तभी वहाँ पर कोयुका आता है। कोयुका उन दोनों से ही साथ
चलने को कहता है। वो उन्हें एक दूसरे स्टूडेंट के रूप में लेकर आता है जिसे अभी तक हमने नहीं देखा था, पर अब हम भी नहीं देख सकते क्योंकि वो मारा जा चुका है। उसका नाम रोगी है और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उसका खून कल ही रात हुआ है और ये बात हमें पता है कि उसका खून नना ने नहीं किया। इसी वजह से नना भी हैरान थी। वो सोच रही थी कि इसका मतलब सही में यहाँ पर कोई दूसरा किलर भी मौजूद है। अब यहाँ पर थोड़ी पूछताछ की जाती है, मतलब पता नहीं इनके स्कूल में कोई टीचर वगैरह ऐसा क्यों नहीं है जो ये सब करे। इन सभी को ही जांच पड़ताल करनी पड़ती है। यहाँ पर कोई होगा अभी तो पहले सभी को बुला लेता है, जहाँ पर वो सबसे पहले मगुओ से पूछता है कि वो कहाँ था, तो वो बताता है कि वो अपने रूम में था और अपने फॉलोअर्स मतलब कि जो उसके अंडर रहते हैं उसे डराकर उन्हें मोटिवेशन स्पीच दे रहा था। यहाँ पर मगुआ की पावर हमें पता है, लेकिन मगुआ कोयोका बाकी तीनों से उनकी पावर पूछता है, जिस पर वो तीनों अपनी पावर बताते हैं, मगर उन तीनों की पावर ऐसी नहीं थी जिससे कि वो किसी को खत्म कर पाए। इसी वजह से उन पर शक करा बेवकूफी होगी। वहाँ पर एक और ब्लॉन्ड हेयर का लड़का बैठा हुआ था। वो थोड़ा सा कांप रहा था। वो बताता है कि उसके पास एक एस्ट्रल ट्रैवल करने की पावर है। असल में उसकी पावर एक तरह की इस तरह से काम करती है कि वो अपनी बॉडी से अपने सोल को लीव कर सकता है और उस दौरान वो एक जगह पर रहेगा, लेकिन उसकी सोल आजू बाजू घूम सकती है। अभी नना ने उसे नहीं मारा था, इस वजह से वो थोड़ा सा जांच पड़ताल करती है और कहती है कि रोगी का खून सच में कल रात को हुआ है, यहाँ उसे पहले मारा गया। तो इस पर वो बताता है कि रोगी अभी कल ही दिन चियोरी के फ्यूनरल में आया था। इसका मतलब वो कल नहीं मरा बल्कि रात के टाइम ही उसे किसी ने खत्म किया। अब तभी वहाँ पर फ्यूगो नाम की लड़की आती है जो कि असल में रोगी की गर्लफ्रेंड थी और ऐसा भी हो सकता है कि शायद रोगी का खून उसे ने किया। इसी वजह से उसकी पावर भी पूछी जाती है। वो कहती है कि पावर यहाँ नहीं बता सकती, उसके लिए हमको बाहर ग्राउंड में आना होगा। ग्राउंड में आने के बाद वो अपनी पावर दिखाती है। उसके पास एक विंडो स्टाइल मैजिक पावर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसे कमरे में रहकर यूज नहीं किया जा सकता और अगर उसका यूज करेंगे तो बॉडी पर नॉर्मल चोट नहीं जाएगी बल्कि बॉडी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये चीज अभी हम यहाँ पर कोयोका की बॉडी पर देख ही लेते हैं। हालांकि उसने हील कर लिया था, इसी वजह से सभी हैरान थे क्योंकि उन्हें कोयोका की पावर के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पर कोयोका कहता है कि इसका मतलब कातिल कोई और है, हमें फ्यूको पर शक नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब नना को देखते हैं जो कि वहाँ से आ गई थी, लेकिन उसे मिकाइरू का बिहेवियर हल्का सा अजीब लग रहा था। हालांकि ऐसा पहले नहीं हुआ, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मिकाइरू उससे कुछ छुपा रही है या फिर पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रही। अभी जब वो इसके साथ लंच कर रही थी तो मिकाइरू यहाँ पर पूछती है कि स्कूल के पास होने के बाद वो क्या कर रही है, जिसके बाद नना कहती है कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी। मिकाइरू कहती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। साथ ही यहाँ पर वो नना को अपने साथ रहने का भी ऑफर करती है कि यहाँ से पास होने के बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो, साथ ही हम साथ में रहेंगे। नना का ध्यान इन बातों पर नहीं था क्योंकि उसे मिकाइरू बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। अब तभी रात के टाइम टीचर यहाँ आकर बताते हैं कि उन्होंने मिकाइरू के कहने पर अभी सभी की यूनिफॉर्म चेंज कर दी है। ये बात नना को थोड़ी सी अजीब लगती है। वैसे जब नना वापस से कमरे में आती है चेक करने के लिए कि उसकी जो पॉइजनस की बोतल थी वो वहाँ पर है कि नहीं, और असल में ये बोतल उसके पास तब थी जब मिकाइरू को वो बेहोश मिली थी। इससे नना समझ जाती है कि मिकाइरू को बोतल मिल चुकी है, इसी वजह से उसका बिहेवियर बदला हुआ लग रहा है। अब तभी वहाँ पर कोयोका आता है जो कि नना से कहता है कि हमें फ्यूगो से बात करनी चाहिए कि वो उस टाइम कहाँ पर थी। वो फ्यूगो के पास आते हैं जहाँ उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो बताते हैं कि वो तब कहीं और थी और उससे पहले उन्होंने साथ में टाइम गुजारा था। लेकिन फिर जब वो अलग हुए तो उसके अगले ही दिन उसे पता चला कि रोगी मारा जा चुका है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उन्हें उसके बॉयफ्रेंड का बदला लेना होगा। अब जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर टीचर मिलते हैं जो कि बताते हैं कि उनका वहाँ दूसरी जगह से कॉन्टेक्ट हो चुका है और वो किसी स्पेशलिस्ट को यहाँ भेज रहे हैं देखने के लिए कि आखिर असासिन कौन है। अभी सुनकर नना हैरान थी। वो सोचती है कि स्पेशलिस्ट के आने से पहले जितने हो सके मुझे उतने लोगों को खत्म करना होगा। वो मिकाइरू के कमरे में आती है जहाँ पर आकर वो उसकी डायरी पढ़ रही थी। उसे जानने को मिलता है कि आखिर मिकाइरू उसके बारे में क्या सोचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिकाइरू उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचती है। उसे ये भी याद है कि जब कोयोका उसके ऊपर शक कर रहा था तो मिकाइरू ने उसे प्रोटेक्ट किया था। अब तभी वहाँ पर जीन आता है जो कि बोतल रखता है जिसमें पॉइजन था। वो बताता है कि ये बोतल उसने पहले बोरो की थी जब नना बेहोश थी, और वो भी कहता है कि तुम्हें मिकाइरू पर शक नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। ये सुनकर नना हैरान थी और थोड़ी सी दुखी भी हो गई थी। तभी जिन कहता है कि उसे एक बार वॉशरूम जाकर चेक करना चाहिए। अब जब नना वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर मिकाइरू तो बेहोश देखती है। वो तुरंत ही उसे बाहर बेड पर लेता आती है, उसे जगाने की कोशिश करती है पर मिकाइरू को होश नहीं आ रहा था। इस वजह से अब वो बाहर जाकर मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करती है। पहले वो टीचर के पास आती है और उन्हें सब कंडीशन बताती है, लेकिन टीचर बताते हैं कि जो डॉक्टर था वो पहले इस आइलैंड को छोड़कर जा चुका है। अब इसके बाद में नना कोयोका के पास आती है। कोयोका इस वक्त रोगी की बॉडी को चेक कर रहा था जिससे कि उसे कोई सबूत मिल सके। इसी वजह से वो अभी मेडिसिन का इंतजाम नहीं कर सकता। अब इसके लिए नना वहाँ से भाग
भाग जाती है और सीधा एक बाहर की जगह पर आती है जहाँ उसे मेडिसिन मिल सकती है। वहाँ से मेडिसिन लेकर वो वापस लौट आई थी। यहाँ हम कोयोका को देखते हैं जो कि अभी दूसरे स्टूडेंट के कमरे में चेक कर रहा था, जिस दौरान एक लड़का उसे बताता है कि उसने आइलैंड पर कुछ अजीब चीजें, जहाँ पर उसने बहुत सारे जानवरों को देखा जिन्हें चोट आई हुई है। ये बात कोयोका को थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि अभी मिकाएलु को होश आ चुका था। वहाँ पर फुयुका भी थी जो कि कह रही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिसने रुकुई को खत्म किया उसी की वजह से मिकाएलु बीमार हुई है। इस बात से नैना को फुयुका के ऊपर शक होता है। अब यहाँ पर मिकाएलु को होश में देखकर नैना खुश थी। वो पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर मिकाएलु कहती है कि उसे पता नहीं, वो अचानक से थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी। इसके बाद वो बेहोश हो गई। यहाँ पर वो नैना के हाथ पर लगी हुई चोट को देखते हैं और इस वजह से वो तुरंत ही उसे हील करने लगती है। पर ये देखकर नैना को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी पावर का यूज करने से मना किया था और शायद इसी वजह से तुम तब बेहोश हुई। अब यहाँ पर नैना को उसकी चिंता हो रही थी। ये देखकर मिकाएलु बहुत ज्यादा खुश थी, जिस पर नैना को थोड़ी सी शर्म आ जाती है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि आइलैंड के ऊपर कई सारे जानवरों की बॉडी देखता है जिन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। ये वही लड़का है जिसने सभी को खत्म किया था, मतलब कि दूसरा किलर है। ये देखकर जिन उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे मार रहे हो और किसी नहीं, लेकिन आइलैंड के जानवरों को कुछ मत करना। जिस पर वो लड़का बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम नैना को देखते हैं जो कि फ्यूरी को खत्म करने के लिए वहाँ से जाने वाली थी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के आने से पहले उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म करना है। हालांकि हमें असलियत जानने को मिलती है कि जो इलाइट है उनके पास एक कॉल किया था और असल में वही इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। इसने नैना को यहाँ पर भेजा था। इसका मतलब नैना को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, पर उससे ये बात नहीं पता, इस वजह से वो ह्यूगो को खत्म करना चाहती है जल्द से जल्द। तभी मिकाएलु उसे रोक लेती है और वो गेम खेलने को कहती है, जिसके बाद नैना ना चाहते हुए भी बैठ जाना पड़ता है और वो गेम खेल रहे थे। तभी नैना डायरी में लिखी हुई एक बात याद करती है और उससे पूछती है। उसमें एक लड़की के बारे में लिखा हुआ था। मिकाएलु बताना शुरू करती है कि जब वो यहाँ इस आइलैंड पर नहीं आई थी तब वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर सब उसे बुली करते थे क्योंकि उसके पास सिर्फ हीलिंग पावर है, जो कि कोई स्पेशल बात नहीं है। तभी उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई। असल में मिकाएलु एक डॉग को हील कर रही थी और वो लड़की उस डॉग की ओनर थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कूल थी, जिस वजह से उसने बाद में हमेशा मिकाएलु को प्रोटेक्ट किया दूसरे बुली करने वाले स्टूडेंट को बुली कर। और बाद में उसे जानने को मिला कि उस लड़की को कैंसर है। मिकाएलु उसे ठीक नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मिकाएलु ने ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ गुजारा। स्कूल बिल्कुल सब छोड़कर बाद में वो लड़की मारी गई, जिसके बाद में मिकाएलु ने डिसाइड किया कि वो सबकी मदद करेगी और वो तब से इस सभी की मदद कर रही है। अभी बात सुनकर नैना बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो तुरंत ही बाहर आ जाती है क्योंकि उसे अब खुद के डिसीजन से बुरा लग रहा था। बाद में वो कमरे में आकर यही सोच रही थी कि जब उसके पेरेंट्स मारे गए उसके बाद से वो खुद को ही ब्लेम करते आ रही थी और सभी ने उसे भड़काया, इसी वजह से वो किलर बनी। तभी वहाँ पर मिकाएलु आती है जो कि कहती है कि मुझे मेरा बिहेवियर कुछ दिनों से अलग लग रहा होगा। इसका रीजन ये था कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। अब नैना पूछती है कि क्या, तो इस पर मिकाएलु कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, खुद को ब्लेम कर, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चे अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं बचपन में कोई गलत काम करने के लिए, हालांकि जबकि उनके पास तब इतनी अकल नहीं थी ना ही इस वजह से तुम्हारी गलती नहीं है। अभी बात सुनकर नैना हैरान थी, पर फिर भी वो खुद को ब्लेम कर रही थी। इसी वजह से मिकाएलु उसे हक करते हुए कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इस चीज से नैना का दिल पिघल जाता है। बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक कार्निवल में जाएगा जो कि उसी आइलैंड पर हो रहा है और फिर वो वहाँ जाते भी हैं। अब जब वहाँ नैना मिकाएलु के लिए गिफ्ट खरीद रही थी तब उसे कोयोका मिलता है। कोयोका बताता है कि उसे किसी पर शक है और उन्हें एक प्लान बनाकर काम करना होगा। नैना कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी वो मिकाएलु के साथ है, इसी वजह से वो अभी नहीं सुन सकती। और मिकाएलु बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से जो किलर है वो अपना टारगेट भी चुन चुका है। कोयोका उसकी बात सुनती है और इसके बाद जब वो मिकाएलु के साथ वापस लौट रही थी उसे गिफ्ट देकर वो तुरंत ही उसे माफी मांगती है कि उसने उसके ऊपर शक किया। इस पर मिकाएलु कहती है कि कोई बात नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिकाएलु अभी फुयुको के रूम में आया हुआ था। फुयुको असल में वही लड़की है जो कि जिसका बॉयफ्रेंड मारा गया। ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर हो चुके हैं, इसी वजह से इतने सारे नाम याद रख पाना थोड़ा सा टफ रहता है। तो यहाँ पर उसे फुयुको के रूम में बेड के नीचे 2 जोड़ी कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। अब यहाँ से शक फुयुको के ऊपर जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम नन्ना को देखते हैं जो कि कमरे में बैठी हुई थी और अभी मिकाएलु के बारे में सोच रही थी। तभी जिन वहाँ खिड़की पर आता है और उसे बताता है कि उसने मिकाएलु को जंगल के रास्ते में जाते हुए देखा, जो जंगल के पीछे स्टोर रूम में उस तरफ में हुआ बनकर उससे पूछा वो कहाँ जा रही है। तो मिकाएलु ने बताया कि वो किसी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन के लिए जा रही है जहाँ उसे किसी ने बुलाया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर नन्ना समझ गई थी कि ये किलर है, इसी वजह से वो तुरंत ही डायरेक्शन में भागती हुई जंगल में आने के बाद उसे एक कॉल आता है जो कि उसके इंस्ट्रक्टर की तरफ से था, जो उसे बताता है कि उसे
कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिकारू मारे जाने वाली है। और वो यहाँ पर नना को शाबाशी भी देते हैं अभी तक के काम के लिए, जिसके लिए नना भी उन्हें थैंक यू कहती है। अब दूसरी तरफ हम मिकारू को देखते हैं जो कि वहाँ उस स्टोर रूम के करीब आ चुकी थी। तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है जो कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब जो वो भी है वो इनविजिबल है। ये देखकर मिकारू डर जाती है और वहाँ स्टोर रूम के आसपास आती है। अभी वो जो भी था वो यहाँ पर नना की बुराई कर रहा था, जिस वजह से मिकारू को गुस्सा आता है और वो सामने वाले को ऐसा बोलने से मना करती है। पर अब जो भी मतलब इनविजिबल मैन वो यहाँ पर एक चाकू लेकर मिकारू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके पहले ही नना सामने आ जाती है और वो अटैक नना को लग जाता है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो इनविजिबल मैन असल में कोई और नहीं बल्कि वही ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का है जिसके पास एस्ट्रल ट्रैवल की पावर्स थी। यहाँ नना ने वो चाकू पकड़ लिया था, इसी वजह से वो तुरंत ही मिकारू से भागने के लिए कहती है। मिकारू भागने के लिए तैयार नहीं थी पर नना उसकी बहुत ही ज्यादा बुराई करती है, उसे कमजोर और ना जाने क्या कहती है जिससे उसे बुरा लगे और वो यहाँ से भाग जाए। मिकारू भी अब यहाँ से भागने लगी थी। यहाँ हम देखते हैं कि नना उस चाकू को छोड़ देती है पर वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का फिर से अटैक नहीं कर पाता क्योंकि दूसरी तरफ कोयोका ने जाकर उसका गला पकड़ लिया था जहाँ पर उसकी रियल बॉडी रखी थी। क्योंकि नना ने मिकारू को बचाने के लिए कोयोका को बता दिया था कि किलर कौन है, क्योंकि नना पहले ही समझ गई थी कि ये किसका काम हो सकता है। इस तरफ अब हम वापस से नना को देखते हैं जो कि अब मरने वाली थी। वो यहाँ पर मरते वक्त अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि उसने सच में कितना गलत काम किया। तभी अचानक से वो देखती है कि मिकारू वहाँ पर आकर उसे हील करने की कोशिश कर रही है। नना नहीं चाहती थी कि वो उसे हील करे पर मिकारू यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगाकर उसे हील करती है जिससे उसकी लाइफ स्पेन कम होती जा रही थी। वो सभी अंत में नना को तो हील हो चुकी थी लेकिन मिकारू मारी जाती है। ये चीज देखकर नना की फीलिंग्स कहकर नहीं समझाया जा सकता। वो यहाँ पर उसे पकड़कर रोने लगती है और इसके साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। ये सीरीज का सीजन 1 था और सीजन 2 अभी तक नहीं आया है। हालांकि बहुत लोगों की डिमांड के बाद भी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ कि ये सीजन 2 आएगा, पर होप करते हैं कि वो जरूर आए।